Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 और ये है आपका पार्ट सेकंड। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, जो कि अभी तक आपको आई बटन पे आ गया होगा। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ आने वाले अगले टॉपिक के बारे में। पार्ट 1 में हमने पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जो भी कल्चर है, चाहे वो अर्ली हड़प्पन कल्चर हो, चाहे वो आपका मैच्योर हड़प्पन कल्चर हो, या वो आपका लेटर हड़प्पन कल्चर हो, इसी के साथ हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ और सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी जाना था। इस पार्ट में हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण है जो है आपका मोहनजोदारो। तो देखिए, मोहनजोदारो के बारे में शायद एक फ़िल्म भी बनी है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तरीके से जानना चाहते हैं तो फ़िल्म भी देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहरहाल हम यहाँ पे आते हैं अपने फोकस के साथ इस टॉपिक पे। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी तरीके से जो पूरा कंटेंट है चैप्टर का, टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, और साथ में मैं आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोहनजोदारो के बारे में। तो देखिए, मोहनजोदारो एक पाकिस्तान में अभी प्रेजेंटली बात करें तो इसका ज़्यादातर एरिया मोहनजोदारो का वहीं है, और स्पेशली हम बात करेंगे इसके आर्किटेक्चरल फीचर के बारे में, और जो कि टाउन प्लानिंग से पूरी तरीके से रिलेटेड है। और हालांकि ये सबसे मोस्ट यूनिक फ़ीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो कि है अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट। और जब भी हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बन सेंटर के डेवलपमेंट को, तो वहाँ पे मोहनजोदारो का नाम सबसे पहले आता है। तो इस तरीके से हम मोहनजोदारो के बारे में बात करेंगे। पूरी तरीके से वेल नो साइट है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है। हालांकि पहली जो साइट है वो थी आपकी हड़प्पा। तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये सेटलमेंट है, ये मैं कह सकता हूँ ये दो भागों में बटा हुआ है। यानी कि इनकी टाउन प्लानिंग थी वो दो चीज़ों में थी, दो हाफ में डिवाइड कर रखा था। ये फिगर आप यहाँ पे पेज नंबर 5 पे हिस्ट्री के आप देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको एक सिटाडेल नाम का दिखेगा और एक आपको एरिया दिखेगा, वो है लोअर टाउन का। तो भैया ये क्या है? तो देखिए, सिटी को दो भागों में डिवाइड कर रखा था। तो यहाँ पे एक का नाम था सिटाडेल, दूसरा का नाम था लोअर सिटी। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इस सिटी के पहले पार्ट की, जिसका नाम है सिटाडेल, तो देखिए सिटाडेल थोड़ी ऊंचाई पे था, यानी ऊंची जगह पे था, लेकिन वो एरिया में स्मॉल था। वहीं हम बात करें लोअर टाउन की, तो देखिए जो लोअर टाउन था वो आपका एरिया में तो बड़ा था, लेकिन वो थोड़ा लोअर लेवल पे था, यानी नीचाई पे था, यानी नीचे था, और सिटाडेल ऊंचाई पे था, हायर था। तो ये इसके फीचर के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको सिटाडेल बताया है, जो कि ऊंचा है, और लोअर टाउन को जो है, जो नीचा है, जिसका एरिया बड़ा है, उसे लोअर टाउन बताया है। और हम बात करें अगर सिटाडेल के बारे में, तो उसकी आप हाइट से इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स थी वो मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स से बनाई जाती थी, और ये पूरी तरीके से वॉल थी, यानी वॉल वगैरह लंबी लंबी अच्छी खासी डेवलपमेंट थी वॉल की। फिर उसके बाद इससे पता चलता है कि फिज़िकली जो है लोअर टाउन से सेपरेट की गई थी। वहीं अगर हम बात करें लोअर टाउन की, तो देखिए लोअर टाउन भी वॉल करी गई थी, यानी वहाँ पे भी वॉल वगैरह की डेवलपमेंट थी। कई सारी बिल्डिंग्स थी, सेवरल बिल्डिंग्स हमें मिली हैं इसके प्लेटफॉर्म पे, जो कि इसकी नींव रखती हैं, यानी एक फाउंडेशन की तरह इस पर काम करती हैं। ऐसी कैलकुलेशन भी लगाई गई है कि अगर एक लेबर को रफली 1 क्यूबिक मीटर जो है इसका मूव करना हो डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम हिसाब लगा सकते हैं कि इसकी फाउंडेशन को खड़ा करने के लिए इनको 4 मिलियन पर्सन डेज, यानी 4 मिलियन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इतनी बड़ा डेवलपमेंट, इतनी बड़ी सिटी, जहाँ पे लेबर की बहुत ही लार्ज स्केल पे ज़रूरत पड़ी होगी। अब यहाँ पे अगर हम और चीज़ों को कंसीडर करें, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कोई प्लेस पे, और वहाँ पे एक बिल्डिंग एक्टिविटी जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, यानी कि जो भी बिल्डिंग एक्टिविटी होगी, जो भी कामकाज होगा, वो एक फ़िक्स एरिया में ही होगा। इससे हमें पता चलता है, बहुत बड़ा सुराग मिला है कि जो सेटलमेंट था वो पहले प्लान किया गया था, और यहाँ पे फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब मेरे इस एक्सप्लेनेशन को आप ऐसे ही मत इग्नोर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया, एक फ़िक्स एरिया पे यहाँ पे आपको कामकाज दिया जा रहा है, तो इससे हमें पता चलता है। और सिर्फ यही साइन नहीं है, यहाँ पे बाकी साइन भी हमें मिले हैं, जैसे कि ब्रिक्स वगैरह में हमें मिले हैं। फिर उसके बाद हमें सन ड्राइड या बेक्ड कह लीजिए आप, उसके अच्छे खासे रेशियो के, स्टैंडर्डाइज रेशियो के हमें ब्रिक्स मिले हैं, जिसकी लेंथ एकदम आपको स्टैंडर्डाइज रेशियो में मिलती है। जैसे कि आप आज देख सकते हैं 4 टाइम्स उसकी जो ब्रेथ होती है, और उसकी जो हाइट होती है वो उसकी दोगुना होती है। इस तरीके की ब्रिक्स हो सकता है हड़प्पन सेटलमेंट में भी यूज़ करी गई हो। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे रोड और स्ट्रीट्स के बारे में, तो लोअर टाउन में देखिए रोड थे और स्ट्रीट्स यानी गलियाँ थी, वो सब ग्रिड पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे रखे गए थे, यानी कि वो एक दूसरे से राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। इसी के साथ स्ट्रीट्स
ड्रेन्स वगैरह भी पहले बनाए गए थे, फिर उसके बाद वहाँ पे मकान बनाए गए थे। यानी पहले स्ट्रीट यानी गलियों और ड्रेन्स वगैरह का काम पहले हुआ था उसी सेम पैटर्न पे। अगर हम बात करें मोहनजोदारो के लोअर टाउन के बारे में, तो हमें कई सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी मिलती हैं एविडेंस के साथ। इसी में से कई सारे हम जब देखेंगे तो हम विस्तार से बात करेंगे इसके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में। फिर उसके साथ यहाँ पे जब आप देखेंगे इसके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फीचर ये मिलेगा कि वहाँ पे आपको सेंटर में कोर्टयार्ड मिलेगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दल्लान, और उसके आसपास आपको सारे के सारे रूम्स मिलेंगे, कमरे मिलेंगे। इसी के साथ कई सारी एक्टिविटीज़ दल्लान में यानी कोर्टयार्ड्स में करी जाती होगी। कुकिंग ले लीजिए, वीविंग ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है ऐसा बताया जा सकता है कि पार्टिकुलरली कोर्टयार्ड में ही हॉट या ड्राई सीजन में करी जाती होगी। खास बात ये भी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई भी विंडो आपको वॉल के साथ नहीं मिलती ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि प्राइवेसी भी उस टाइम में मेंटेन करी गई होगी। जो देखिए जो मेन एंट्रेंस होता है वो सीधा सीधा जो है कोर्टयार्ड का व्यू नहीं देता। इंटीरियर का जैसे कोई गेट खोलता है तो सीधा इंटीरियर के व्यू नहीं देता। ये आपको अच्छे समझ में आएगा जो मैं आपको अभी फिगर दिखाने वाला हूँ। अगर आप इसे अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपके पेज नंबर 7 पे हिस्ट्री की बुक में फिगर 1.9 में भी दे रखा है। तो वहाँ पर जब आप इसको गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जैसे कोई बंदा गेट खोलेगा तो वहाँ पर सबसे पहले उसे वॉल मिलेगी या कोई कमरे का वॉल मिलेगा, जिससे कि ये पता चलता है कि सीधा व्यू वहाँ पे आपको कोर्टयार्ड का नहीं मिल सकता। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई हाउसेस में जो स्टेयर केसेस हैं यानी जो गलियारे हैं, जीना है, ये सब जो तीसरी मंजिल या दूसरी मंजिल पे पहुंचता है, और रूफ़ वगैरह भी इससे हमें मिले हैं। तो यानी ये भी हमें पता चलता है कि मंजिलें जो हमें अभी भी देखने को मिलती है वो उस टाइम पे बनी थी, उस टाइम पे भी इतना डेवलपमेंट उसका हो चुका था। ख़ास बात एक और है कि यहाँ पे कई सारे हाउस के पास कुएँ थे, और वो कुएँ जो है यहाँ पे आउटसाइडर भी यूज़ कर सकते थे, उसे पासर बाई भी यूज़ कर सकते थे। और यहाँ पे हमें जब आप फिगर में देखेंगे तो आपको फिगर नंबर 6 में यानी उसी रूम नंबर के 6 में आपको एक कुआँ भी मिलेगा। यानी 6 नंबर रूम में जब आप इसको फिगर को देखेंगे 1.9 को, तो वहाँ पे आपको कुआँ मिलेगा। और ऐसा बताया जाता है कि आउटसाइडर भी उसे अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते थे। और अगर हम बात करें स्कॉलर्स की, तो यहाँ पे स्कॉलर्स ने ऐसा एस्टिमेट करा है कि अभी तक हमें जो नंबर ऑफ़ वेल्स यानी कुएँ मिले हैं उनकी गिनती 700 तक लगभग बताई जाती है। इसी के साथ जो हर एक मकान था उसका अपना खुद का बाथरूम होता था, जिसमें ब्रिक्स वगैरह होती थी, और जो ड्रेन्स थे ना वो पूरी तरीके से वॉल से कनेक्टेड होते होते स्ट्रीट तक जाते थे। यानी गली के जो ड्रेन होते थे वहाँ तक जो पानी था वो पूरी अच्छी तरीके से पहुँच जाता था। तो ये था पूरी जानकारी मैंने जो आपको दी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। मुझे आशा है ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि उस समय में ड्रेनेज सिस्टम किस लेवल का जो डेवलपमेंट था वहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हड़प्पन के, तो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर आप इसका मान लीजिए, यानी मैं कह सकता हूँ सबसे यूनिक फीचर इसका माना जाता है हड़प्पन सिटीज़ का, जिसमें हम बात करते हैं वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, या मैं कह सकता हूँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में लोअर टाउन के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर एक मकान जो है स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड था। जो ड्रेन्स थे वो देखिए मोटर लाइम जिप्सम के बने होते थे, जो कि साफ़ भी किए जा सकते थे। वो जो है बिग ब्रिक्स यानी बड़े बड़े जो टीले होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके साथ उन्हें कवर किया गया था, क्योंकि आसानी से जब हम ड्रेन्स को क्लीन करेंगे तो आसानी से वह उठा लिए जा सकें यानी लिफ्टेड किए जा सकें। वहीं अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम में सीवेज के बारे में, तो देखिए सीवेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पिट्स दिए जाते थे दोनों साइड में, यानी स्ट्रीट के दोनों साइड में पिट्स दिए जाते थे, जहाँ से पूरा जो डोमेस्टिक वेस्ट था वो बह के निकलता था। और अगर हम बात करें लॉन्ग ड्रेनेज चैनल के बारे में, तो वहाँ पे देखिए सम्प्स प्रोवाइड किए जाते थे। यानी सम्प आपने देखा होगा, कभी आपने गौर करा होगा कि रोड के नीचे से जो एक हॉलो बनाया जाता है, जहाँ से जो लिक्विड है या मैं कह सकता हूँ जो कीचड़ वगैरह है वो सब निकलता था, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह वो क्लीन करने के लिए निकाला जाता है। तो ये लॉन्ग ड्रेनेज चैनल के लिए बनाया जाता है। अगर हम बात करें स्मॉलर सेटलमेंट्स की, जैसे कि लोथाल का, तो वहाँ पे देखिए जो मकान वगैरह थे वो मड ब्रिक्स के बने होते थे, और जो ड्रेन्स वगैरह होते थे वो बर्न ब्रिक्स यानी जो भुने हुए ईंट होते हैं उन सब के बने होते थे, जो मजबूत होती थी। इसी के साथ हमें कई सारे मटेरियल मिले हैं, जैसे कि सैंड्स वगैरह, जो कि ड्रेन्स के आसपास हमें मिली हैं एविडेंस के तौर पे। ये पूरी तरीके से दिखाता है कि जो ड्रेन्स था यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो रेगुलर इंटरवल पे क्लीन किया जाता था, और उसका जो पूरा डेवलपमेंट था उसको बहुत अच्छी तरीके से गौर किया गया था। तो ये सब आप देख सकते हैं हड़प्पन सिटीज़ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सीटाडेल के बारे में, जो कि आपका पहला पार्ट था मोहनजोदारो की सिटीज़ का। तो यहाँ पे देखिए सीटाडेल के बारे में बताया जाता है कि कई सारे हमें एविडेंस मिले हैं स्ट्रक्चर के, जो कि हो सकता है स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यानी स्पेशल पब्लिक ओकेशंस के लिए सीटाडेल का इस्तेमाल किया गया होगा। इसमें आपके वेयर हाउसेज हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो माना जाता है। वेयर हाउसेज जहाँ पे सारे सामान वगैरह रखे जाते हैं किसी भी होलसेल के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। और उसी के साथ हमें कई सारे लोअर ब्रिक पोर्शंस मिले हैं जो बचे कुचे हैं, रिमेन्स हैं उसके, वो सब मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें अपर पोर्शन की, जो कि हमें वुड मिले हैं, और इसी के साथ बहुत पुराना ग्रेट बाथ मिला है। जी हाँ, ग्रेट बाथ। तो देखिए जो ग्रेट बाथ है वो क्या होता है, तो देखिए ग्रेट बाथ वो क्या था। तो ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, एक कोर्टयार्ड में बना होता था, जहाँ पे चारों साइड उसके जो है कॉरिडोर होते थे। इसी के साथ वहाँ पे 2 फ्लाइट ऑफ स्पेट होते थे, यानी जीने होते थे नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में, जो कि टैंक की तरफ जाते थे। और उसमें जो है वाटर टाइल्स पूरे तरीके से ब्रिज के साथ जो है उसके एज बनाए जाते थे। और एक जिप्सम टाइप का मिनरल होता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बनाया जाता है। आपने इसका नाम सुना होगा, जिप्सम, साइंस में भी आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये मिनरल है जो कि चॉक लाइक मिनरल होता है, जो कि पेरिस के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो मिनरल जो है इस पूरी तरीके से जीने वगैरह को, इसके मोटर के बनाने को लेकर इस्तेमाल किए गए थे। जो तीनों साइड में वहाँ पे रूम्स थे, और उसी के साथ उसके पहले साइड की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ा कुआं था, और जो भी पानी बहता था वो सीधा जो है ह्यूज ड्रेन में, यानी बड़े से ड्रेन में बह जाता था। इसी के साथ अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ की तरफ यहाँ पे एक स्मॉलर बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम थे, और 4 जो थे वो हर 4 जो बाथरूम थे वो हर एक कॉरिडोर में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको देखिए मैं फिगर भी दिखा रहा हूँ, और इसी के साथ फिगर 1.10 की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर आप ग्रेट बाथ को देखेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यानी हर जो 4 साइड थी वहाँ पर 8 बाथरूम थे, और हर कॉरिडोर में 4-4 बाथरूम थे। इसी के साथ जो है दोनों साइड में 4-4 बाथरूम थे, और इसी के साथ जो है वहाँ पे ड्रेन जो है पूरी तरीके से कनेक्ट होते थे, और जो कि कॉरिडोर तक जाते थे। देखिए जो इस स्ट्रक्चर की यूनिकनेस है, इसी के साथ जिस पे हम बात कर रहे हैं कि किस कंटेक्स्ट में हमें ये मिला है, जिसका जाहिर सी बात है हम सीटाडेल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमें कई सारी यूनिक बिल्डिंग्स भी मिली हैं। इसने स्कॉलर्स को सजेस्ट किया है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो है एक स्पेशल रिचुअल बात के लिए, यानी कोई रीति रिवाज होगा उसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा। तो इन सबसे हमें ये जानकारी देखने को मिल सकती है। तो मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेट बात का महत्व क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये होता क्या था, और यहाँ पे सीटाडेल में क्या क्या चीज़ें, इसका पर्पस है सीटाडेल का, ये किस लिए बनाया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे अगर एक हिस्टोरियंस को किसी पुरानी सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस निकालने होंगे, तो सबसे पहला तो यहाँ पे सवाल बनता है क्या वहाँ पे कुछ सोशल डिफरेंसेस थे। तो इनको जानने के लिए यहाँ पे हमने 2 एस्पेक्ट को लिया है। पहला हमारा एस्पेक्ट है स्टडी बरियल्स, यानी उनके जो दफन करने के तरीके थे उनसे हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ इस एस्पेक्ट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सोशल डिफरेंस के बारे में। वहीं दूसरा एस्पेक्ट हमने लिया है स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स, यानी बचे कुचे जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं और लग्जरीज प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर अगर हम थोड़ी बहुत फोकस करें उनके ऊपर, तो वहाँ से भी हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सोशल डिफरेंसेस को लेकर। तो ये 2 एस्पेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बरियल्स को लेकर, यानी हम जो दफनाने का तरीका है उससे कैसे यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई सारी सर्टेन स्ट्रेटजीज यूज़ की कि वेदर वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं कई सारे पार्टिकुलर कल्चर्स की हमने जो है बरियल्स ली, जिसमें कि प्रोबेबली कई सारे हमें जो इजिप्ट में जैसे आपने देखा होगा पिरामिड्स के शेप में बनाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली, जो कि वहाँ पे सेम टाइम में हो रही थी। इसी में से कई सारे पिरामिड्स थे जो कि रॉयल बरियल्स थे, जहाँ पे हमें बहुत वेल्थ, वहीं पे जो ऐसा होता है कि जब दफनाया जाता है तो वहाँ पे गहने महने वो जो जिसको दफनाया जाता है उसी के साथ भर दिए जाते हैं उसी कब्र में। तो इस तरीके से हमें कई सारी जो है साइट्स मिली हैं हड़प्पन में, जो वहाँ पे जो मुर्दे थे वो उन्हें जो है पिट्स में, यानी कि एक डीप होल होता है उसमें गाड़ा जाता था, दफनाया जाता था। कभी कभार जो होता था कि हमें कई सारे जो बरियल पिट हैं उसमें भी कई सारे हमें डिफरेंस देखने को मिले हैं। कई सारे एग्जाम्पल में तो जो पूरा जो स्पेस था वो पूरी अच्छी तरीके से ब्रिज की तरीके से वहाँ पे उसको कवर किया जाता था, कई सारों में कुछ हमें मिला ही नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या जो ये वेरिएशन है पिट्स में, यानी जो हॉल बनाए जाते थे या जो खोदी जाती थी कबर दफनाने के लिए, उसमें उससे क्या हम कुछ निकाल सकते हैं इस वेरिएशन से। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कई सारे ग्रेव्स जो हैं हमें वहाँ पे
पोट्रीज़ मिली हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। परहैप्स ये ऐसा दिखाता है कि बिलीफ हो सकता है कि लोगों का कि आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद की जो लाइफ होती है वहाँ पे ये दौलत शोहरत ले जाएं, तो ये बिलीव भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ज्वेलरी भी हमें मिली है बरियल्स में, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। इनफैक्ट अगर हम बात करें जो हमने एग्जीबिशन करी थी हड़प्पा में मिड 1980s में, तो हमें एक ऑर्नामेंट्स मिले हैं जिसमें शेल रिंग, 3 शेल रिंग होती है और एक काइट का एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है जिसे हम जैस्पर कहते हैं, वो भी हमें मिला है। और 100 ऑफ माइक्रो बीड्स भी हमें जो है एक कंगाल, जो एक मेल का कंगाल था जब एग्जीबिशन करी गई थी तो उसके बगल में हमें देखने को मिला था। कई इंस्टेंस में जो डेड थे उन्हें सीधा सीधा कॉपर मिरर के साथ भी दफनाया गया था। और अगर हम बात करें पूरी तरीके से तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल तो हड़प्पन्स इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे कि प्रीशियस यानी जो धन शौलत वाली दौलत वाली जो प्रीशियस थिंग है उनके साथ डेड को दफनाया जाए, क्योंकि हमें बहुत कम ही यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। हालांकि इक्का दुक्का बरियल जो कि मैंने आपके साथ जिक्र किया वो भी हमें देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो दूसरा तरीका है यहाँ पे सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने का, वो है आर्टिफैक्ट को स्टडी करना, यानी लग्जरीज़ के लिए देखना ढूंढना। तो जो दूसरी चैरिटीज़ है जो कि पूरी तरीके से हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है ब्रॉडली जो लग्जरीज प्रोडक्ट्स थे उनको 2 चीज़ों में क्लासीफाई कर रखा है, या मैं यूँ कहूँ पूरी तरीके से जो आर्टिफैक्ट्स थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है यूटिलिटेरियन और एक है लग्जरीज़। तो देखिए यूटिलिटेरियन जो कि डेली लाइफ में यूज़ किए जाते थे, और लग्जरीज़। पहली कैटेगरी की बात करें जो कि यूटिलिटेरियन है, जो कि डेली यूज़ जो फेयरली जो ऑर्डिनरी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि स्टोन हो गया, क्ले हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों में काम आती हैं। एग्जांपल के तौर पे क्वर्न जैसे चक्की, पोट्री, नीडल, सुई, फ्लैश रबर, बॉडी स्क्रबर, ये सारी चीज़ें आदि आदि जो हमें देखने को मिलती है जो कि ऑर्डिनरी मटेरियल के टाइप में, इन सबको हमने यूटिलिटेरियन के कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। और ये हमें कई सारे सेटलमेंट्स में यूजुअली मिल ही जाते हैं। और अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिस्ट की, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने उन प्रोडक्ट को लग्जरीज़ में रखा हुआ है जो कि काफ़ी रेयर हैं। जाहिर सी बात है, जो मटेरियल काफ़ी रेयर है तो ज़रूरी है कि वो लग्जरी ही होगा, और या तो जो बहुत कॉस्टली हो, एक्सपेंसिव हो, बहुत कॉस्ट उसमें लगी हो, या तो वो नॉन लोकल मटेरियल हो, यानी कि उस जगह पे वो मटेरियल उपलब्ध ना हो, उसे कहीं और से मंगाया जाता हो, और या तो वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता हो। तो अगर ये सारी क्राइटेरिया हमें किसी भी मटेरियल में दिखती है तो हम उसे लग्जरीज़ की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो लिटिल पोर्ट्स ऑफ फेंस है, एक मटेरियल है जो कि ग्राउंड सैंड का, सिलिका का मिक्स करके गम बनाया जाता है, फिर उसे जो है फायर किया जाता है, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर 1.12 में एक फेंस पोर्ट भी आपको दिखा रखा है। तो ये प्रोबेबली कंसीडर किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक प्रीशियस, लेकिन यहाँ पे इसको पूरी तरीके से कंफर्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन तब कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है जब हमें इन टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं, इन टाइप्स के जो पोर्ट्स होते हैं, वो हमें जो है डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे कि कुछ स्पिंडल वॉल्स हैं जो कि रेयर मटेरियल के बने हैं, जैसे कि फेंस, जिसके बारे में अभी बात करा था, फेंस पोर्ट। तो ये जो फेंस पोर्ट है ये काफ़ी रेयर मटेरियल है, लेकिन तब भी इसे जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हुए हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या हमें ऐसे मटेरियल को जो कि डेली यूज़ में भी आता हो और रेयर भी हो, तो क्या हमें इसे यूटिलिटेरियन या लग्जरी क्लासीफाई करना चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करें, अगर इसको पूरे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ें, इन टाइप के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं स्टडी करें, तो हमें पता चलेगा जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो वैल्यूबल मटेरियल्स के बनते हैं, वो जनरली जो है एक लार्ज सेटलमेंट में कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, और बहुत कम ही आपको स्मॉलर सेटलमेंट में देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल जो मिनिएचर पोर्ट्स हैं फेंस के, वो परहैप्स परफ्यूम बोटल्स में मिलते हैं आपको, मोस्टली मोहनजोदारो में, हड़प्पा में ऐसे हमें मिले हैं। और ये इस टाइप के जो हमें फेंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो हमें कहीं पे भी कलीभंगा या इससे छोटे छोटे जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे हमें नहीं देखने को मिले हैं। और अगर हम सोने की बात करें तो सोना भी काफ़ी रेयर था स्मॉल सेटलमेंट में। प्रेजेंटली जो प्रोबेबली जो प्रीशियस जितने भी गोल्ड ज्वेलरी है वो हमें हड़प्पन साइट्स में ही देखने को मिली है, जो कि होड़ से रिकवर की गई है। अब यहाँ पे होड़ क्या है, तो देखिए होड़ HOARDS, होड़ एक ऑब्जेक्ट्स होते थे जिसमें केयरफुली ऐसा माना जाता है कि लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ एक कंटेनर टाइप होता है पोर्ट्स की तरह, जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे ज्वेलरी हो गई, मेटल ऑब्जेक्ट हो गए, वो रीयूज़ के लिए या उसे बचाने के लिए रखा जाता था मेटल वर्कर्स के द्वारा। अगर हम बात करें तो हमें कैसे मिली, तो हो सकता है जो ओरिजिनल ओनर था उसने रिट्रीव नहीं करा इसे, फिर उसके बाद वो ऐसे ही रह गया, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे फाइंड कर लिया। तो ये पूरी कहानी थी यहाँ पे लग्जरीज़ को लेकर, जिससे हमने जाना, कई सारे हमने सोशल डिफरेंसेस को भी यहाँ पे जान लिया। अब हम बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन
के बारे में, तो यहाँ पे मैप 1 में आप देख सकते हैं चनहुदारो एक जगह है जो कि एक टीनी सेटलमेंट है, यानी बहुत छोटी सी सेटलमेंट है, जो कि मैं कह सकता हूँ लगभग 7 हेक्टेयर से भी कम होगी अगर हम उसका कंपैरिजन करें मोहनजोदारो से, जो कि मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर की है। मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जो ये पूरी तरीके से जो सेटलमेंट्स है वो डिवोटेड है क्राफ्ट प्रोडक्शन में, इंक्लूडिंग बेड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वाइट मेकिंग, यानी जितने भी आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इन सब इस छोटी सी सेटलमेंट्स से रिलेटेड हैं। यानी पार्टिकुलरली जैसे मैं कह सकता हूँ कानपुर, जब भी हम नाम लेते हैं कानपुर का तो हमें लेदर के बारे में सवाल आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चूड़ियों का, जगह चूड़ियों का प्रोडक्शन होता है तो हमें नाम याद आता है फ़िरोज़ाबाद का। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जब भी हम बात करते हैं चनहुदारो का तो यहाँ पे हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन से चीज़ें रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में सबसे पहले पिक्चर आती है। तो देखिए यहाँ पे वैरायटी ऑफ मटेरियल जो है यूज़ किए गए थे बेड्स बनाने में। बेड्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 1.13 में, जो कि पहले राजा महाराजा अपने ड्रामा वगैरह में भी देखा होगा। ये ब्यूटीफुल जो बेड्स बनाए जाते थे कई स्टोन से, जैसे कि कार्लिनियर जो कि एक ब्यूटीफुल रेड कलर का होता था, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, स्टीटाइल, मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये इन सब के, और फेंस, टेराकोटा जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके बनाने के लिए कई सारी टेक्निक्स भी होती थी जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग इस्तेमाल की जाती थी। तो दोस्तों अगर आप बात करें यहाँ पे टेक्निक के बारे में, तो देखिए टेक्निक की बात करें तो हर एक मटेरियल का अलग अलग टेक्निक होती थी। जैसे कि हम बात करें स्टीटाइल की, जो कि बहुत सॉफ्ट स्टोन होता था, तो यहाँ पे कभी कभार जो बेड्स वगैरह होते थे वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टोन से बनाए जाते थे एक साथ सीमेंट करके। हालांकि कई सारे जो होते थे वो गोल्ड कैप्स के साथ भी बनाए जाते थे। इसी के साथ डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिलेगी, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, बेयर शेप, सेगमेंटेड, ठीक है। और इसमें आपको पेंटिंग भी मिलेगी, किसी क्राफ्ट में आपको डिज़ाइन भी मिलेगी जो कि ईस्ट साइड इसमें बनाए जाते थे। और वो लोग जो है बेंगल्स बनाते थे, लेडल्स बनाते थे शेल्स के। हमें कई सारे स्पेशल टूल्स भी देखने को मिले हैं जो कि क्राफ्ट वर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी मिले हैं चनहुदारो, लोथाल और मोर रिसेंटली धोलावीरा, इन सारी साइट्स में हमें देखने को मिला है। अगर आप मैप 1 में देखेंगे नागेश्वर, बालाकोट को, तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों सेटलमेंट जो है कोस्ट के करीब हैं, काफ़ी वहाँ पे नियर है उसके। तो ये सारे हमें स्पेशलाइज्ड सेंटर मिले हैं देखने को शेल ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। ये सारे स्पेशल सेंटर थे शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, जिसमें बैंगल्स, लेडल्स, इनले, जो कि बाकी सेटलमेंट्स में बाकी बाद में ट्रांसपोर्ट किए गए होंगे। सिमिलरली ऐसा बताया जाता है कि जो फिनिश प्रोडक्ट थे जैसे कि बेड्स, वो हमें चनहुदारो, लोथाल से लार्ज अर्बन सेंटर में ट्रांसफ़र किए गए होंगे, ट्रांसपोर्ट किए होंगे, जैसे लार्ज अर्बन सेंटर जैसे कि हमारे मोहनजोदारो, हड़प्पा। तो ये सारी चीज़ें थी। चनहुदारो जो कि एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था, जो कि स्पेशलिस्ट था, जो कि मैं आपको बताया मैंने अभी आपको, बेड मेकिंग में, शेल कटिंग में, मेटल वर्किंग में, सील मेकिंग में और वेट मेकिंग में। अब देखिए दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन करी जाती थी, कौन कौन से जो एरियाज़ थे, कौन कौन सी जो सेटलमेंट थी वहाँ पे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी। और मैंने तो यहाँ तक कि ये भी बात कर ली नागेश्वर, बालाकोट, इन सब की क्या क्या स्पेशल सेंटर्स थे, किसके लिए फ़ेमस थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे चनहुदारो के बारे में और लोथल के बारे में, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता था लार्ज अर्बन सेंटर जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा के बारे में, तो हमने पूरी तरीके से पूरी क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में जान लिया। लेकिन अभी भी यहाँ पे सवाल ये है कि हमने सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को, यानी जो भी प्रोडक्शन है सेंटर, उसको पहचाना कैसे। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर को, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, यूजुअली कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस किया, जैसे कि रॉ मटेरियल, स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर और इन सब के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, ये सब हमें देखने को मिले हैं। रिजेक्ट्स यानी कि जो छोड़े गए मटेरियल हैं, वेस्ट मटेरियल। और इनफैक्ट वेस्ट जो है ना, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है क्राफ्ट वर्क का। क्योंकि देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी शेल या स्टोन बनाया जाता था तो जाहिर सी बात है उसे कट किया जाएगा अच्छे से ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन लाने के लिए, तो वहाँ पे जो कुछ पीसेस थी वो बिखर जाती थी। तो ये सारे हमें एक वेस्ट के तौर पे ये डिस्कार्ड कर दिए जाते थे जहाँ पे प्रोडक्शन की जाती होगी। तो वहाँ पे हमें ये सारे जो वेस्ट हैं वो मिले हैं, जिससे हमने पूरी तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली है रिगार्डिंग आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, यानी सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को पहचानने में। कभी कभार देखिए क्या होता है, जो लार्जर वेस्ट पीस होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं स्मॉलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। हालांकि हमें कई सारे स्मॉल बिट्स भी मिले, यानी बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे वेस्ट जो कि वर्क एरिया में ही छोड़ दिए गए होंगे। ये ट्रेसेस ये भी सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर के अलावा जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थी वो लार्ज सिटीज़ में भी होती थी भैया, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल सेटलमेंट में ही होती थी, हालांकि उस लेवल की नहीं होती थी, लेकिन तब भी मोहनजोदारो हड़प्पा में भी हमें कई सारे ट्रेसेस जो हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड देखने को
मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्ट है ये एंड होता है। मुझे आशा है आपको पूरी तरीके से जो करार प्रोडक्शन है, इसी के साथ इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया जैसे कि सोशल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना, और उससे पहले हमने बात करी मोहनजोदारो के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको विस्तार से अच्छे से समझ में आई ही होगी। तो अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल्स ऑब्टेन करने के लिए किस किस स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे हम बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपको पार्ट जो थर्ड है वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।